ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने किया पीएम मोदी को आमंत्रित। 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में होगा सम्मेलन। लोकसभा में अंतर सेना संगठन विधेयक समेत भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक। राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन। ज्ञानवापी में आज से फिर शुरू होगा एएसआई का सर्वे। मस्जिद पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नूह में हुई हिंसा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राहुल ने अपने जवाब में माफी मांगने से किया इंकार। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। काला सागर अनाज पहल को जारी रखने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों को भारत का समर्थन। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मौजूदा गतिरोध के जल्द समाधान की जताई उम्मीद। चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरू हुआ भारत का सफर। पहले ही मैच में चीन को 7-2 से दी मात। जापान से अगला मैच खेलेगी भारतीय टीम। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। उन्होंने कल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और बताया कि वे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने इसके अलावा आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की वर्तमान अध्यक्षता के तहत भारत की पहलों का पूरा समर्थन किया और कहा कि वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए खुद भारत आने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट को सफल बनाने में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स समिट में भाग लेने के साथ ही वे भारत और दक्षिण अफ्रीका के कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग में होगा। और संसद के मानसून सत्र में आज दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक को करेंगे पेश। वहीं अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए का प्रस्ताव होगा। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज सांसद अलग अलग मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे। और दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार हासिल है। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर कागज फाड़ा, जिसके बाद उन्हें मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली सेवा विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की और कहा कि कांग्रेस विरोध के नाम पर राजनीति करने वाले दल गलभैया कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू के सदन में अभद्र आचरण पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि सरकार ने गलत किया है और इस विधेयक को लाकर एक चुनी हुई सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। देखो, दिल्ली जो है अन्य राज्य की बात नहीं है, एक संघ ऊपर से ये राजधानी क्षेत्र है और शुरू से यही विपक्ष के लोग संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट को ये पावर दिए थे। दूसरी बात है कि इनको डेमोक्रेसी या जनहित या दिल्ली हित की बात नहीं है। जो गठबंधन एक शेप ले रहा है उसमें दरार ना जाए, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को थ्रेट किया, जो बड़ी पार्टी है विपक्ष की सबसे, उसको साफ कहा है कि अगर इस पर हम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस को हटा के जो पार्टी आई है पंजाब में और दिल्ली में, वो लोग आजकल गलबहियां कर रहे हैं। बिल तो पास हो गया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने कागज फाड़कर आसन की तरफ लहराया और उनको निष्कासित कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में इन बातों के लिए कोई जगह है कि हम आचरण जो है, सांसदों को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए? हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखों को फारसी, ये कहीं और कहीं घटना हुई होती तो कहा जाता कि प्रेजुडिस होके कर रहे हैं। पूरे देश ने और विश्व ने आप लोगों की चैनल के खासतौर से डीडी के माध्यम से भी देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने आकर के बिल को फाड़ करके और आसन की तरफ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराब ही आई, और ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, उनको चेतावनी भी दी जा चुकी है। लेकिन आज अनुशासनहीन की अंतहा होते हुए और आसन के प्रति अवमानना का ये केस है, तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री ने प्रस्ताव रखा, ध्वनिमति से पास हुआ और माननीय स्पीकर महोदय ने उनको इस सत्र के लिए निलंबित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एसपी सिंह बघेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनका कहना है कि डेमोक्रेसी में ऐसी घटनाएं जो हैं वो होनी नहीं चाहिए और गृह मंत्री ने एक अच्छा बिल लाकर देश को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। ASI सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां परिसर के पास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 2 से 3 दिन तक पूरे परिसर का नक्शा तैयार किया जाएगा, उसके भौगोलिक ढांचे को समझा जाएगा। ज्ञानव्यापी का सर्वे जो है वो 15 दिन में पूरा किया जा सकता है। ज्ञानव्यापी परिसर मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल ASI को सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। ASI और जिला प्रशासन पूरी तैयारी उसने कर ली है और वो भी तमाम जो लोग हैं वो वहां जा रहे हैं और ये सर्वेक्षण इतिहास रचने की ओर एक कदम है। कल जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था सर्वे के लिए, जिला कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया था, मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को डिसमिस कर दिया था। इसलिए उस फैसले के बाद आज जो है सर्वे होना है और सर्वे के लिए पूरी तैयारी जो है SI की टीम कर चुकी है, जिला प्रशासन कर चुका है और हम लोग भी निकल रहे हैं। हम लोग भी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है उस ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंच रहे हैं जहां सर्वे होना है। इसलिए ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम का दिन है। आज जो है ये जो कदम हम लोग जो ज्ञानव्यापी की तरफ बढ़ रहा है और ये जो सर्वे होगा, ये इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ रहा है। और ज्ञानव्यापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की दलीलें सुनेगा। हिंदू पक्षकारों ने भी इस मामले में कैविएट दाखिल की है और कहा है कि उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और ASI के सर्वे को जारी रखने की अनुमति दे दी थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानव्यापी सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसके बाद ASI की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था। लेकिन फिर मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर तत्काल रोक लगाते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। अब फैसला आ गया है तो माना जा रहा है कि सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। और हरियाणा के नूंह में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 31 जुलाई को 2 समूहों के बीच झड़प के बाद वहां कर्फ्यू लगाया गया। जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।
और इस बीच नूंह जिले में हिंसा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज इस पर सुनवाई है। इससे पहले अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से दिल्ली एनसीआर में रैलियां पर रोक लगाने की मांग रखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण ना हो और इन कार्यक्रमों के कारण हिंसा ना फैले। मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में आपराधिक मानहानि के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने यह अपील गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की है जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में कहा था कि राहुल गांधी को इस केस में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ये भी कहा था कि उन्होंने मोदी सरनेम रखने वाले सभी लोगों की मानहानि की है। ये बयान देश के प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। पूर्णेश मोदी ने भी कहा है कि राहुल गांधी का रवैया घमंड से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से कोई राहत की गुहार नहीं लगाएंगे और उन लोगों से माफी नहीं मांगेंगे जिनकी मानहानि हुई है। वहीं राहुल ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माफी ना मांगने के चलते घमंडी कहलाना गलत है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज ओडिशा पहुंच रहे हैं। इस दौरान अमित शाह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम और नक्सल विरोधी उपायों और प्राकृतिक आपदा से मुकाबला को लेकर आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेंगे। खबरों के मुताबिक गृह मंत्री एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही राज्य भाजपा के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की खबर सुनने के बाद से ही राज्य भाजपा के नेताओं की चहलकदमी तेज हो गई है। और अगर बात कर लें मौसम की, तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल। इसके अलावा कटनी और पन्ना जिले के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण एक सिस्टम बना है जो उड़ीसा, झारखंड से होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक बारिश की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 4-5 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में आज भी गर्मी और उमस भरे मौसम की स्थिति बने रहने के आसार हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र को परिषद को संबोधित करते हुए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों का समर्थन करता है और वर्तमान गतिरोध के जल्द समाधान की उम्मीद करता है। उन्होंने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका की सराहना की है। गुजरात के गांधीनगर में जारी महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपर्याप्त प्रगति, जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश की गई चुनौतियों और गंभीर महामारी से उबरने जैसी तमाम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। और आइए देख लेते हैं हमारा विशेष सेगमेंट कश्मीर बदलाव के 4 साल। और अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही युवाओं के कौशल को स्टार्टअप के माध्यम से निखारने का प्रयास भी जारी है।
जिससे केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान भी लगातार इस दिशा में नए कदम उठा रहा है। डीडी न्यूज से बातचीत में संस्थान के निदेशक एजाज अहमद भट्ट ने बताया कि कश्मीर में हुनर की कोई कमी नहीं है और युवाओं में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईडीआई के डायरेक्टर एजाज भट्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईडीआई किस तरह से यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर रहा है? ईडीआई का जो वजूद है वो इसीलिए आया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, क्योंकि जो स्टार्टअप का आज के दौर में थ्रू आउट इंडिया क्या थ्रू आउट वर्ल्ड हर जगह स्टार्टअप का बोलबाला है। तो J&K भी कोशिश कर रहा है कि एक स्टार्टअप का एक कल्चर डेवलप हो जाए, एक इकोसिस्टम बने। तो युवा यहाँ पर आते हैं, उनमें किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं और किस तरह से उनको कोर्सेज के बाद भी मदद की जाती है? इस करंट सीजन में हमने स्टार्टअप इंडिया को इनवाइट किया, तो वो टीम आई, तो 2 दिन का सेशन चला। 2 दिन में तकरीबन 200 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स थे, फीमेल स्पेशली, उनके लिए प्रोग्राम किया गया था। तो उसमें इनको ये बताया गया कि आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और स्टार्टअप में आपको कैसे हम फर्दर जो बूस्टिंग है, गाइडिंग है, मेंटरशिप है, वो कैसे कर लेंगे। तो फ्यूचर में हम चाहेंगे कि यहाँ JK चैप्टर भी बने, कोशिश करेंगे कि यहाँ भी एक वाइब्रेंट एक फोरम बने टाई का। टाई जो है ये वर्ल्ड लेवल पर जुड़ा हुआ है। अगर आप वर्ल्ड में कोई चेंज आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया नेटवर्क बनता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे J&K में भी इसका फायदा पहुंचे। कौन कौन से एरियाज हैं ऐसे जहाँ पर वो सक्सेसफुल अपने बिजनेसेस कर रहे हैं? खासकर हमारा जो फोकस है, हम ज़्यादा कहते हैं जहां आपका लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हमारे पास 22 लाख मीट्रिक टन एप्पल है, हमारे पास वेजिटेबल्स काफ़ी सारे हैं, हमारे पास ड्राई फ्रूट जो वालनट और आलमंड है वो अवेलेबल है, हमारे पास सैफरान अवेलेबल है अच्छी तादाद में। तो जो फोकस एरियाज हमारे हैं, इसके अलावा टूरिज्म का है यहाँ, या हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का जो है शोबा, उसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव आया है 370 के बाद, और उस बदलाव में जो एक बड़ी बात आई है, जो युवा हैं वो विभिन्न उद्यमों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और चाहे उसमें स्टार्टअप हो, चाहे अलग अलग सेक्टर्स में जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें, तो एक बहुत ही सकारात्मक मानसिकता युवाओं में जो यहाँ पर आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर को बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर अब जमीन पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी पुलवामा जिले में कई जगहों पर की जा रही है और आतंकी फंडिंग मामले में NIA जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कल अज्ञात हमलावरों ने एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। फिरोजाबाद के SP आशीष तिवारी के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि घटना तब हुई जब आराम पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा चांदपुर गांव से लौट रहे थे, जहां वे दहेज के मामले में जांच के लिए गए थे। मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। और गुजरात के गांधीनगर में जारी महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपर्याप्त प्रगति, जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश की गई चुनौतियों और गंभीर महामारी से उबरने जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच आयोजित हो रहा है। G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण और SDG लक्ष्य 5 को अर्जित करने की दिशा में उपलब्धियों को गति प्रदान करने का एक अवसर है। 2 अगस्त को शुरू हुए इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि अपने अपने प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के नेतृत्व में भाग ले रहे हैं। और अब बात करें हॉकी की, तो भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 7-2 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम हावी रही और पहले ही क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए, जिसमें 2 गोल
हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए हैं। इसके बाद के क्वार्टर्स में भी भारतीय टीम हावी दिखी और टीम ने 4 गोल और किए। चीन की ओर से मैच में 2 गोल दागे गए। भारत अब अपना अगला मुकाबला आज जापान के खिलाफ खेलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। गुरुवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मैच को वेस्टइंडीज ने 4 रन से अपने नाम कर लिया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 149 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया 9 विकेट खोकर 145 रन ही बना सकी और 4 रन से मैच हार गई। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेगा।